जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। आज आपके लिए सरप्राइज है क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ढेर सारी बधाइयां हमको देंगे ताकि हम जीवन में आपके लिए कुछ बेहतर कर सकें, मेहनत करके कुछ अच्छे कर सकें। तो उम्मीद करते हैं आप हमें ज़रूर से ज़रूर आशीर्वाद दीजिए। तो आइए, आपके लिए सरप्राइज क्या है हमारे द्वारा। टुडे इज़ माई बर्थडे, सरप्राइज फॉर यू बाय ER राजू सर। क्या आपके लिए सरप्राइज है? दिल थाम के बैठिए दोस्तों, कुछ नया होने वाला है इस बार। अगर आप गरीब हैं, अगर आप पैसे के बिना नहीं पढ़ पाते हैं तो याद रखना ये आपकी गलती है, क्योंकि शिक्षा कभी भी आप लोग सोच रहे हैं बार बार हम इस चीज़ को क्यों बोल रहे हैं। हम इस चीज़ को ये बोल रहे हैं कि अगर आप गरीब हैं तभी आप शिक्षा को समझ पाएंगे, और शिक्षा अगर आप अपने जीवन में अपना लीजिएगा, शिक्षा अगर आपके जीवन में आ जाएगा तो आप इस गरीबी को दूर कर सकते हैं। इसीलिए सभी गार्जियनों से नम्र निवेदन है कि अगर आप गरीब भी हैं तो बच्चे को हर हालत में पढ़ाएं। उसे बच्चे को पैसे के वजह से उसको ऐसा ना हो कि पढ़ने ना दें, ये गलत बात है। आप जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत करें। आप एक टाइम खाना खाएं, दूसरा टाइम नहीं खाएं, चलेगा। आप एक कपड़ा पहने, दूसरा कपड़ा नहीं खरीदेंगे, चलेगा। लेकिन अगर आप इस शिक्षा को वंचित रख दिए अपने बच्चे के लिए तो याद रखिएगा कि आपके बच्चे भी उसी जीवन को फॉलो करेंगे जो आप कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो, सभी गार्जियनों से नम्र निवेदन है कि आप कितना भी गरीब क्यों ना हो, बच्चे को जरूर शिक्षा दें, क्योंकि यही एक शिक्षा आपके गरीबी को दूर कर सकता है। तो जो गरीब से भी गरीब है, जो शिक्षा लेना चाहते हैं और उनके पास पैसे नहीं है, तो आइए हम इस YouTube के इतिहास में फिजिक्स को फ्री लेके आए हैं। यही आपके लिए सरप्राइज है 12th बैच के लिए। किसके बैच? कौन सा बैच के लिए भाई? 12th बैच के लिए। और एक भी रुपए नहीं लिया जाएगा आपसे, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है और हम आपसे प्रण करते हैं कि हम 2025 तक का आने वाले एग्जाम में फिजिक्स को ऐसा पढ़ा दें जो कि आपको कभी कहीं कोई कोचिंग में पढ़ना ना पड़े। आज मेरा जन्मदिन है, इसी शुभ अवसर पर हमने आपके लिए फिजिक्स को फ्री कर दिया। आप इस चैनल को ढेर सारा प्यार दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि अगर वो फिजिक्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी कारणवश पैसा नहीं है, तो ये पैसा शिक्षा को रोक नहीं सकता। आपकी सोच भले ही खराब हो तभी आप शिक्षा को नहीं ले पाएंगे, लेकिन अगर आपके सोच में थोड़ा सा भी पॉजिटिविटी हो तो इस शिक्षा से आप कभी दूर ना रहें। तो आइए आज से हम लोग शुरुआत करते हैं और पूरा सिलेबस हम लोग पढ़ने वाले हैं। जितना भी चैप्टर फिजिक्स में है सारा को डील करने वाले हैं। तो जल्द से जल्द आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। अगर आपके भाई बहन, दोस्त, सगे संबंधी, रिश्तेदार जो भी हो, उनके पास ये चैनल को जरूर शेयर करें ताकि वो भी फिजिक्स को एक आसानी से पढ़ सके। और मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर आप हमारे साथ 1 महीना फिजिक्स का सिलेबस पढ़ लेंगे ना,
तो आपको लगेगा फिजिक्स इतना हल्का भी होता है। अरे भाई साहब, हम ऐसा तो फिजिक्स कभी पढ़े भी नहीं है। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इंसान को इंस्टेंट पहचाना नहीं जा सकता है। अगर आप कोई भी इंसान को क्षणिक में पहचानते हैं, क्षणिक में जज करते हैं, ये ऐसा है वो वैसा है, तो आपकी ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए कुछ हम लोग आज पढ़ते हैं। अगर आप मेरे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ रहे होंगे तो आपको सेकेंड बुक का पार्ट पढ़ाया जा रहा है। सेकेंड बुक आप पढ़ रहे होंगे, उसमें से मैंने कुछ चैप्टर खत्म कर दिया और उसी का न्यूमेरिकल हम फिजिक्स का भी लेके आ रहे हैं, केमिस्ट्री का भी लेके आ रहे हैं। विद्यार्थी, नए विद्यार्थी ये ना सोचें कि सर हम लोग का सिलेबस कहाँ पढ़ा रहे हैं, आप तो बोल रहे फ्री। भाई सिलेबस आज के बाद, आज आपको बता दिए, अब कल से वीडियो आते जाएगा सिलेबस का, तो जल्द से जल्द चैनल को फॉलो कर ले। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज हम लोग ऑब्जेक्टिव हम लोग डील करने वाले हैं। क्या चीज़ डील करने वाले हैं भाई साहब? आज हम लोग ऑब्जेक्टिव डील करने वाले हैं। चलिए देखिए सभी लोग और बताइए, आप लोग पढ़ लिए होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। अगर आपको आंसर मालूम है तो आप जरूर कमेंट में लिखें क्या इसका आंसर होगा। आप लोग कमेंट में जरूर लिखें इसका आंसर क्या होगा। कमेंट में जरूर लिखें इसका आंसर क्या होगा। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? प्यारे मित्र बताएंगे। कांच का, पानी का, लोहा का, हीरा का, याद रखेंगे इन सभी में सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि बताइए हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। आप इस पॉइंट को जरूर याद रखेंगे, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है और अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो आप ये बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और आपको ये भी पता होगा कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, 1.5, ये पूछा जा सकता है। पानी का अपवर्तनांक कितना होगा, 1.33, लेकिन आपसे लोहा का कभी नहीं पूछ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछा गया। श्वेत प्रकाश समझते हैं? अरे भाई, सूर्य से निकलने वाले प्रकाश को ही श्वेत प्रकाश कहा जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि सूर्य से निकलने वाला जो प्रकाश होता है, जिसे आप किस प्रकाश के नाम से जानते हैं? श्वेत प्रकाश के नाम से जानते हैं। और श्वेत प्रकाश में 7 कलर होता है। श्वेत प्रकाश में कितना कलर होता है? 7 कलर। और कलर का भी नाम जानते होंगे, विबग्योर। क्या होता है भाई? विबग्योर। विबग्योर, वी फॉर वायलेट बैगनी, आई फॉर इंडिगो जामुनी, वी फॉर ब्लू नीला, जी फॉर ग्रीन हरा, वाई फॉर येलो पीला, ओ फॉर ऑरेंज नारंगी, आर फॉर रेड लाल। आपसे सवाल क्या पूछा गया कि श्वेत प्रकाश का स्पंद हवा से शीशे के एक स्लेब पर आपतित होता है। स्लेब का मतलब होता है कांच का टुकड़ा। जैसे मान लिया जाए ये हमारा कांच का टुकड़ा है। अब इस कांच के टुकड़े पर श्वेत प्रकाश आपतित होती है और जैसे यहाँ पे आपतित होगा तो आपको पता है यहाँ पे अपवर्तन का घटना होगा। किसका घटना होगा? अपवर्तन का। तो आपसे पूछ रहा है कि स्लेब से गमन के पश्चात अर्थात जब इसमें इंटर किया उसके बाद यहां से जब लाइट हमारा निकलेगा तो कौन सा रंग सबसे पहले बाहर होगा?
कौन सा रंग सबसे पहले बाहर होगा? बताइए सभी लोग, कौन सा रंग सबसे पहले बाहर होगा? इसका राइट आंसर बताइए। नीला, हरा, बैगनी, लाल। अब देखिए, आपको पढ़ाया गया होगा कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होता है। अधिक तरंगदैर्घ्य का मतलब समझते हैं? ये काफी फास्ट चलता है। अगर आप बैगनी और लाल के बारे में बात कीजिएगा तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है भाई? कम, और इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अधिक। अगर हम इसका 5 तरंग लेंगे ना तो ये 5 तरंग बड़ा छोटा छोटा करेगा और इतना ही दूर जाएगा। 1 तरंग, 2 तरंग, 3 तरंग, 4 तरंग, 5 तरंग, और ये 5 तरंग में बताओ कहां तक चला जाएगा? इतना दूर बताओ चला जाएगा, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? काफी बड़ा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बताइए सबसे पहले यहां से कौन सा लाइट निकलेगा? सबसे पहले कौन सा लाइट निकलेगा? प्यारे प्यारे मित्र बताएंगे कौन सा लाइट होगा? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। इसका राइट आंसर बताओ। अभी जस्ट आपको बताए थे कि लाल हमारा सबसे पहले निकलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये पूछा जाता है और कंपटीशन लेवल में भी ये पूछा जाता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना होता है? अनंत, 0, +5, -5। तो याद रखिएगा, चाहे आपको वक्रता त्रिज्या पूछे, चाहे आपको फोकस दूरी पूछे, इसका दोनों का राइट आंसर हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा भाई साहब? अनंत। क्या समझ में आ रहा है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगले क्वेश्चन में देखिए दिया गया है, जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः इतना इतना है। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बताइए। जल का कांच के सापेक्ष, अर्थात आपको जल का अपवर्तनांक निकालना है। किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष। अगर यही पूछता कि कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक बताइए, उस समय आपको कांच का निकालना होता। इस समय देखो क्या पूछा गया, जल का कांच के सापेक्ष, अर्थात बताओ किसका निकालना है? जल का। सबसे पहले देखो क्या क्या दिया हुआ। जल का अपवर्तनांक दिया हुआ 4/3। तो यहाँ पे लिखेंगे, अपवर्तनांक को n या फिर म्यू से डिनोट करते हैं। इसका अपवर्तनांक कितना दिया हुआ भाई? 4/3। चलिए लिख लिए। और कांच का अपवर्तनांक, कांच बोले तो ग्लास, ग्लास G फॉर ग्लास। इसका अपवर्तनांक बताओ कितना दिया हुआ है? 3/2। कितना दिया हुआ? 3/2। तो किसका अपवर्तनांक निकालना है? जल का। तो जिसका निकालना होता है उसको पहले लिखेंगे, सॉरी जल का निकालना है, जिसका निकालना है उसको पहले लिखना है। तो जल को पहले लिखेंगे। किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष निकालना होता है उसको बाद में लिखेंगे। और अगर आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, अपवर्तनांक के अनुसार पहले वाला ऊपर रहेगा, बाद वाला नीचे रहेगा। तो पहले वाला बताओ है कौन? W। बाद में है कौन? G। चलिए अब मान रखते जाइए। अब बताओ जल का अपवर्तनांक कितना है भाई? 4/3। कितना है? 4/3। कांच का अपवर्तनांक कितना है? 3/2। कितना है भाई? 3/2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बड़ा आसान है। तो सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा? सबसे नीचे वाला जाएगा ऊपर। तो यहाँ हो जाएगा 4 × 2 और इधर हो जाएगा 3 × 3। कितना हो जाएगा भाई? 3 × 3। तो बताओ कितना आ गया? 8/9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8/9। लेकिन अगर यही सवाल आपसे ये पूछता कि बताइए कांच का जल के सापेक्ष, तो जिसका निकालना होता उसको पहले लिखते और जिसके सापेक्ष निकालना होता उसको बाद में लिखते। ये पलट जाता तो हमारा राइट आंसर कितना आता? 9/8 आता। लेकिन आपको निकालना है किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष कांच का, सॉरी जल का कांच के सापेक्ष। जिसका निकालना उसको पहले लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8/9। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तालाब की तली
कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है बताइए? पढ़े होंगे आप लोग। पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखता है, पानी में रखी हुई पेंसिल मुड़ा हुआ दिखता है। बताओ आपके दिमाग में आ गया ना आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए क्या बोल रहा है। किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है? बताएंगे किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है? बताएंगे सभी लोग किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है? आपका 4 ऑप्शन है, जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट में बताएं। परावर्तन तो हो ही नहीं सकता, परावर्तन तो हो ही नहीं सकता, विवर्तन तो हो ही नहीं सकता, अपवर्तन तो हो ही नहीं सकता। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि आपको पता है हीरा भी चमकता है किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा गया। क्रांति कोण पढ़े होंगे आप लोग? क्रांति कोण पढ़े होंगे तो बताइए क्या होता है क्रांति कोण का परिभाषा? क्रांति कोण का जब भी हम लोग बात करते हैं तो हमारा लाइट बताओ सघन माध्यम से कहाँ जाता है? सघन माध्यम से लाइट जाता है विरल माध्यम में। सघन माध्यम से लाइट कहाँ जाता है भाई? विरल माध्यम में। तो आप लोग पढ़े होंगे आपतन कोण का वैसा कोण, आपतन कोण का वैसा कोण जिसमें अपवर्तन कोण बताओ कितना डिग्री होगा? जिसमें अपवर्तन कोण बताओ कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। तो इसी आपतन कोण को अर्थात इसी आई को क्रांतिक कोण के नाम से जाना जाता है। इसी आपतन कोण को किस कोण के नाम से जाना जाएगा भाई? इसी आपतन कोण को क्रांतिक कोण के नाम से जाना जाएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। क्या सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण अधिकतम होगा? बताइए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण अधिकतम होगा किसमें होगा? बताएंगे सभी लोग। कांच से पानी में, कांच से वायु में, हीरे से वायु में, पानी से वायु में। बताएंगे सभी लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो ये भी हमारा सघन से जा रहा है विरल में, ये भी हमारा लाइट सघन से जा रहा है विरल में, ये भी हमारा लाइट सघन से कहाँ जा रहा है? विरल में। ये भी हमारा लाइट सघन से कहाँ जा रहा है? विरल में। बताएंगे सभी लोग किसके लिए क्रांति कोण अधिकतम होगा? देखिए अभी हम आपको अगर डायरेक्ट आंसर मरवा देंगे तो आपको क्या होगा? कतई समझ में नहीं आने वाला है, कतई समझ में नहीं आने वाला है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा वीडियो लेके आ रहे हैं जो कल आपके इस चैनल पे डाल दिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको दिखाना भी जरूरी था, क्वेश्चन दिखाना भी जरूरी था, क्योंकि विद्यार्थी के मन में जिज्ञासा भी उत्पन्न करना जरूरी है और उत्पन्न जो भी करता है वो एक टीचर ही करता है। या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी बेहतर से बेहतर कर रहे हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल अपने आप उत्पन्न होगा। ऐसा नहीं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दिन भर चलाएंगे और 1 घंटा के बुक देखेंगे और आपके मन में सवाल उठेगा। आपके मन में तो वही चलेगा, नचनिया बजनिया। तो भाई पढ़ाई लिखाई करो। इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो लेके आ रहे हैं जो कि आपको न्यूमेरिकल के साथ इसको बताएंगे, तो आप इसे आराम से छोड़ दें। हम आपको आराम से इस पे बताएंगे, इस आराम से चर्चा करेंगे, लेकिन मन में सवाल उत्पन्न करना जरूरी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताओ आप लोग, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है? बताओ निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है? आपको पता है समतल में आभासी बनता है,
अपतल में भी आभासी बनता है और उत्तल में तो हमेशा आभासी बनता है। तो तीनों दर्पण द्वारा आभासी बन सकता है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, तीनों द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताओ वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आपको पता है उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब छोटा ही बनता है, कभी बड़ा नहीं बन सकता है। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब बराबर ही बनता है। तो ये दोनों आंसर तो हो ही नहीं सकता है। आपके पास आ गया तीसरा ऑप्शन, अवतल दर्पण। और आपको पता है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है कब, जब आप वस्तु को कहाँ रखेंगे, P और F के बीच। और यदि P और F के बीच रखेंगे तो बनेगा वस्तु से बड़ा और आभासी। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गलत काहे लग गया भाई, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण द्वारा। कैसा लग रहा, अच्छा लग रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। बिंदुवत स्रोत से चलने वाले प्रकाश की किरणों परावर्तन के बाद परस्पर समांतर करती है, कौन सा दर्पण। एमसीक्यू याद कर लीजिएगा इसको, ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लेंगे। इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताएंगे सभी लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर। प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर, यह भी एमसीक्यू है, इसे आप जरूर याद कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या पूछा गया है। बताओ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, तो बताओ कौन सा घटना होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन तो करवाते रहेंगे, अभी तो शुरुआत है। ये आपका बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपवर्तन। क्या हो जाएगा, अपवर्तन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे मित्र, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान पूर्वक देखिए क्या बोल रहा है। जब एक वर्णीय प्रकाश, एक रंग, वर्ण का मतलब होता है रंग, एक रंग, जब एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से किसी पदार्थिक माध्यम में जाता है, अर्थात किसी पदार्थ में जाता है, तो प्रकाश पुंज का कौन सा अभिलाक्षणिक गुण नहीं बदलता है। बड़ा आसान है। आपको पता है कि जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो वेग तो बदल जाता है, तो इसका राइट आंसर ये हो ही नहीं सकता है। तरंग दैर्घ्य भी बदल जाएगा, तो इसका राइट आंसर ये हो ही नहीं सकता है। तीव्रता भी बदल जाएगा, इसका राइट आंसर ये भी हो ही नहीं सकता है। तो हमारे पास जो बचा वही इसका आंसर हो जाएगा। बताओ क्या बचेगा, आवृत्ति कभी भी नहीं बदलता है, आवृत्ति कभी भी नहीं बदलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बताते हैं अगले क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस है। आइए, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसे करते हैं हम लोग, इसे जरूर करते हैं। क्या बोल रहा है, यदि कांच वायु का क्रांति कोण थीटा, इसका मतलब ये हुआ कांच से लाइट हमारा वायु में गया और क्रांति कोण कितना दिया हुआ थीटा। तो आपसे पूछा जा रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष बताओ किसका वर्तनांक पूछा जा रहा है, कांच का, और जिसका पूछा जाता है उसको हम लोग लिखते हैं पहले। तो कोई बात नहीं, आइए सीखते हैं। आप लोग पढ़े होंगे क्रांति कोण, ये हमारा है सघन माध्यम, ये हमारा है विरल माध्यम। और क्रांति कोण का अगर बात करते हैं तो लाइट बताओ सघन से कहाँ जाता है, विरल में। और यदि सरल सघन से विरल में जाएगा तो क्रांति कोण कंडीशन में बताओ अपवर्तन कोण कितना हो जाता है, अपवर्तन कोण हो जाता है 90 डिग्री। और इसी आपतन कोण को आप क्या बोलते हैं, क्रांति कोण। इसी आपतन कोण को क्या बोलते हैं, क्रांति कोण। और क्रांति कोण का मान कितना दिया हुआ है, थीटा। क्रांति कोण का मान कितना दिया हुआ है, थीटा। तो आपको बताओ निकालना है किसका वर्तनांक, निकालना है आपको ग्लास का वर्तनांक, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। बड़ा आसान है, आइए निकालते हैं हम लोग। ध्यान से देखेंगे, आप लोग स्नेल का नियम पढ़े होंगे। चलिए अगर स्नेल का नियम पढ़े, बताइए स्नेल का नियम क्या है। स्नेल का नियम क्या कहता है, बताएंगे सभी लोग।
स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल का नियम कहता है साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है? अपवर्तनांक, और जिसमें लाइट जाएगा उसको पहले लिखते हैं। तो बताओ कांच और वायु में सघन कौन हुआ? सघन हमारा हुआ कांच और वायु हमारा हुआ विरल। A4 एयर, G4 ग्लास। तो जिसमें लाइट जाएगा उसको पहले लिखते हैं, जिसमें लाइट जाएगा उसको पहले लिखते हैं। भाई क्या हुआ? सब खत्म हो गया जी। कहाँ चल गया? कहाँ चल गया भाई? ये तो गड़बड़ा गया, गड़बड़ा गया, गड़बड़ा गया। कहाँ चल गया? समझा रहे थे क्या? क्या से क्या हो गए देखते देखते। कोई बात नहीं, आ गया फिर से। जिसमें लाइट जाएगा उसको पहले लिखेंगे। बताइए, सघन से गया विरल में, अर्थात लाइट गया पहले किस में? लाइट गया किस में भाई? लाइट गया हमारा ए में, अर्थात एयर में। आया किससे भाई? ग्लास से। कोई बात नहीं। आप ये बताइए, हमको निकालना है कांच का, किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। तो जिसका निकालना होता है उसको पहले लिखते हैं। तो आइए इसको पहले लिखते हैं। अब बताओ, अगर इसको हम पलट देंगे तो G आएगा इधर, A जाएगा उधर। अगर इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, अर्थात R कहाँ जाएगा? साइन R चल जाएगा ऊपर, और साइन I कहाँ आ जाएगा? नीचे। और ये हो जाएगा NGA। क्या हो जाएगा? NGA। चलिए अब मान रखते जाइए, यहां बनाते हैं। दिख रहा है या नहीं? नहीं दिख रहा है, चलो यहीं लिखते हैं। R का मान कितना है? 90 डिग्री। तो यहां रखिए R का मान 90 डिग्री। और बताओ I कितना दिया हुआ है? I हमारा है ये क्रांतिक कोण, और क्रांतिक कोण कितना हुआ? थीटा। और NGA बताइए सभी लोग, साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान, इसको पहले लिख रहे हैं। बताओ साइन 90 का मान कितना होता है? 1। और यहाँ पे साइन थीटा ही रह जाएगा। और बताओ 1 बटे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 बटे साइन थीटा का फॉर्मूला कोसेक थीटा हो जाएगा। बताओ कितना आसान है, कुछ दम है क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसा? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये तो आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग डायरेक्ट बता सकते हैं इसका राइट आंसर। एक पतले प्रिज्म जिसका वर्तनांक म्यू है, तो इसका न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है? फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। डेल मिनिमम बराबर क्या होता है? म्यू माइनस 1 इंटू ए। या फिर अगर अब वर्तनांक को n के फॉर्मेट में लिखता है, n-1 इंटू ए। लेकिन यहाँ पे बताओ किसके फॉर्मेट में दिया हुआ है? म्यू के फॉर्मेट में। तो बताओ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या क्वेश्चन है भाई। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया लोग, ध्यानपूर्वक देखेंगे, ध्यानपूर्वक सीखेंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो में कमेंट में जाएं, वीडियो के कमेंट में जाएं, लिखें कि क्वेश्चन नंबर इतना सर हमको समझ में नहीं आया। अगर आ गया तो लिखें सर सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। पढ़िए और आइए डील करते हैं। क्या बोल रहा है? माध्यम 1 से माध्यम 2 को जाने वाले पुंज के लिए क्रांति कोण थीटा है। प्रकाश का वेग माध्यम 1 में भी है, तो प्रकाश का वेग माध्यम 2 में बताइए, है ना। माध्यम 1 से देखिए माध्यम 2 में जा रही है। माध्यम 1 से कहाँ जा रही है भाई? माध्यम 2 में। ये मान लेते हैं 1 और ये मान लेते हैं 2। और आपको पता है यदि क्रांति कोण का बात करेंगे तो सघन से कहाँ जाएगा? विरल। अर्थात एक हमारा क्या हो गया? एक हमारा हो गया सघन और 2 हमारा हो गया विरल। और यदि क्रांति कोण के बारे में बात करेंगे तो बताओ अपवर्तन कोण कितना डिग्री? अपवर्तन कोण हो जाएगा 90 डिग्री। और इसी आपतन कोण को बोलेंगे क्रांति कोण। और जो क्रांति कोण का मान कितना दिया हुआ? थीटा। तो आपसे पूछ रहा है कि माध्यम 1 में प्रकाश का वेग भी दिया हुआ है। 1 में प्रकाश का वेग कितना दिया हुआ है? भी। तो दूसरा में प्रकाश का वेग बताइए कितना होगा?
दूसरा माध्यम में आपको निकालना है कितना होगा। बड़ा आसान है, आइए सीखते हैं। आइए यहाँ भी स्नेल का नियम लगाते हैं। बताओ स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल का नियम कहता है साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर बराबर अपवर्तनांक, है ना। जिसमें लाइट जाएगा उसको पहले लिखते हैं। लाइट बताओ गया किस में? 2 में, 2 को पहले लिखेंगे। आया किससे? 1 से, 1 को बाद में लिखेंगे। बताओ n के अनुसार क्या लिखिएगा? n2 बटे n1। भी के अनुसार बताओ क्या लिखेगा? भी के अनुसार क्या लिखेगा? पहले वाला कहाँ जाएगा? नीचे, और बाद वाला कहाँ जाएगा? ऊपर। तो हमको देखिए निकालना है माध्यम 2 में प्रकाश का वेग। बताइए माध्यम 2 में किसका वेग बताना है? प्रकाश का वेग। माध्यम 2 में बताना है प्रकाश का वेग। 1 का दिया हुआ तो हमको वेग के अनुसार चलना, तीनों को क्यों लेंगे? चलिए अब यहाँ पे इसके अनुसार चलते हैं, वेग के अनुसार। साइन आई, चलिए मान रखते ही जाते हैं। बताओ आई का मान कितना दिया हुआ है? यही तो आपतन कोण क्रांति कोण कहलाता है। आई का मान थीटा है। और बताओ आर का मान कितना दिया हुआ है? आर का मान भाई 90 है, तो 90 रख दीजिए। और इधर बताओ V1, माध्यम 1 में प्रकाश का वेग कितना है? तो V1 के जगह पे क्या लिखेंगे? V, और V2 तो हमको निकालना है। कोई दिक्कत नहीं। बताओ साइन थीटा के जगह पे साइन थीटा ही रहेगा, और साइन 90 के जगह पे 1 हो जाएगा। इधर हो जाएगा V, इधर हो जाएगा आपका V2। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। चलिए क्रॉस गुना कीजिए। V2 इंटू साइन थीटा बराबर हो जाएगा V एकम V। तो हमको V2 का मान निकालना है। तो बताओ क्या हो जाएगा? V बटे साइन थीटा। और बताओ 1 बटे साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा। 1 बटे साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा। तो कोसेक के फॉर्म में तो आपका आंसर दिया हुआ नहीं है, आपको साइन के फॉर्म में आंसर दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा V बटे साइन थीटा। बताइए कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन। विद्यार्थी अगर ऑब्जेक्टिव हमारे से नहीं पढ़ेगा, क्या सिलेबस पढ़ के बनाना संभव था? क्या सबसे संभव नहीं था। कुछ होंगे जीनियर जो बन सकता है, लेकिन सबसे संभव नहीं था। इसलिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द फॉलो कर ले, ताकि आने वाले 2025 में अब बेहतर से बेहतर रिजल्ट कर सके हमारे द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया। बताइए ऑप्टिकल फाइबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिक तंतु, निम्न में से किस घटना पर आधारित होता है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? अभी जस्ट आपको बताए थे 2.42। मृग मरीचिका का कारण क्या है? इसका भी राइट आंसर होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही स्पेशलिस्ट होता है, लेकिन इसमें अपवर्तन भी मिला दिया है। अगर यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपवर्तन विवर्तन दिया रहता तो आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही मारना होता, लेकिन दोनों दिया हुआ है तो यही सी को मारना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि अगले क्वेश्चन क्या है। नहीं, सारा क्वेश्चन खत्म। बताइए आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।